और चलिए राजधानी जयपुर से इस बीच बड़ी खबर यह है, राइजिंग राजस्थान की तैयारियों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जुटे हुए नजर आ रहे हैं। अथक प्रयास इनका दिखाई पड़ रहा है। दोपहर 12 बजे से अफसरों से आज 1-to-1 मीटिंग आज इस प्रवेश में किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट समिट को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत भजनलाल कैबिनेट, भजनलाल सरकार, उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके अधिकारियों के द्वारा झोंक दी गई है। सरकार के पहले ही साल में बड़े कार्यक्रम से बड़ा संदेश देने की कोशिश आज यहां पर राइजिंग राजस्थान के जरिए की जाएगी। समृद्ध और विकास के मील पर पत्थर साबित होगा ये समिट। निवेश के पंख से उन्नति की उड़ान, राजस्थान को मिलेगी नई पहचान। 9 दिसंबर से राइजिंग राजस्थान, सुनहरे भविष्य की आस, संकल्प का विश्वास। राइजिंग राजस्थान समिट के उद्घाटन के लिए 9 दिसंबर को पीएम मोदी राजधानी जयपुर आ रहे हैं। 9, 10, 11 दिसंबर को सीतापुरा के जेईसीसी कन्वेंशन सेंटर में होने वाले समिट को खास बनाने के लिए सूबे की सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है। प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा खुद आयोजन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसलिए शहर को चमकाया जा रहा है। टूटी सड़कें दुरुस्त की जा चुकी हैं, सड़कों पर कचरे का नामो निशान नहीं है। राजस्थान में निवेश लाने के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट ग्लोबल जो समिट है, उसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पूरे जयपुर शहर को कहा जा सकता है कि दुल्हन की तरह जो है वो सजाया जा रहा है। रंग रोगन से लेकर साफ सफाई और डेकोरेशन का जो काम है वो देखा जा सकता है। शहर के प्रमुख सर्किल, चौराहों को खास तरीके से, खास अंदाज से कहा जा सकता है कि सजाने का जो काम है वो बड़ा तेजी से यहाँ पर देखा जा सकता है। प्लांटेशन का जो काम है वो आप देख सकते हो। स्टेट हैंगर से लेकर जो जवाहर सर्किल है या जेएलएन मार्ग की बात की जाए, आमेर फोर्ट की बात की जाए, तमाम ऐसे जो प्रमुख जो चौराहे हैं उनको कहा जा सकता है कि इसी अंदाज में जयपुर विकास प्राधिकरण और जो विभिन्न एजेंसियां हैं वो सजाने में जुटी हुई है। राइजिंग राजस्थान समिट आयोजित कर प्रदेश सरकार निवेशकों को स्पष्ट संदेश देना चाहती है कि वो उनके साथ खड़ी है। प्रदेश सरकार सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए सभी सरकारी कामकाज और औपचारिकताओं के समाधान का आश्वासन दे रही है। सरकार को कामयाबी भी मिल रही है। अब तक रिकॉर्ड एमओयू हुए हैं। खास बात ये कि सरकार के दूसरे विभाग भी निवेशकों को आश्वस्त करने में जुटे हैं। शिक्षा विभाग स्कूल के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए औद्योगिक घरानों से CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड लाने में जुटा है। शिक्षा के लिए लगभग 12,000 करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं। मैंने कलकत्ता गया था, लगभग 200 करोड़ रुपए तत्काल उन्होंने मेरे को हाँ किया है। और एक व्यक्ति ने तो 100 करोड़ रुपए हमको कहा है कि इसका इतना निर्माण करेंगे, इतनी सैनिक स्कूल बनाने के लिए कहा है। यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान सरकार को सहयोग करना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कहते हैं कि उन्हें प्रवासी राजस्थानियों से काफी बजट का भरोसा मिला है। राजस्थान समिट के सहारे राजस्थान के शिक्षा विभाग ने अपने आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए स्कूलों में छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए एक बड़ा CSR फंड कलेक्ट करने में कामयाबी हासिल की है। करीब 1000 करोड़ रुपए के आसपास का यह फंड एकत्रित करने के लिए बड़े उद्योग घरानों ने राजस्थान के शिक्षा विभाग को हामी भी भर दी है। इसके बाद अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि राजस्थान के शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों की तस्वीर आने वाले दिनों में बदलती हुई नजर आएगी, ताकि राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर सुविधाओं के साथ साथ बेहतर प्रदर्शन करने वाला स्टेट पूरे देश में साबित होगा। कैमरा पर्सन दिलीप गुजर के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और चलिए इस बीच श्रीगंगानगर से बड़ी खबर ये आ रही है, जहां आज शार्दुल शहर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जा सकते हैं। सीएम करीब 3 बजे शार्दुल शहर पहुंच सकते हैं। भाजपा के वरिष्ठ संगठन
प्रद्युम्न कुमार के निधन पर परिजनों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आधिकारिक दौरा अभी तक फाइनल फिलहाल नहीं हुआ है। प्रशासन अपने स्तर पर संभावित दौरे को लेकर तैयारियां कर रहा है, क्योंकि 12 बजे के बाद आज राइजिंग राजस्थान को लेकर 1-to-1 समिट भी होना है। इसलिए आधिकारिक दौरे का अभी कोई फाइनल नहीं हुआ, लेकिन प्रशासन अपनी तैयारियां जरूर कर रहा है कि अगर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को समय मिल गया तो वो उस बीच सादुल शहर भी जा सकते हैं। और जो संगठन राष्ट्रीय भाजपा के राष्ट्रीय संगठन से जुड़े हुए प्रद्युम्न कुमार थे, जिनका निधन हुआ, उनके परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं। शिक्षा को सौगात। जी हां, शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार का बड़ा फैसला आया है। दरअसल देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। राजस्थान के हिस्से भी 9 केंद्रीय विद्यालय आए हैं, जिसमें दौसा के महुआ, अलवर के राजगढ़, राजसमंद में भी केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। और इसके साथ साथ नागौर के मेड़ता सिटी, करौली की हिंडौन सिटी और श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर के सतारना के और साथ ही साथ जोधपुर के फलौदी में भी यहां पर केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। अलग अलग आपको किन राज्यों में कितने केंद्रीय विद्यालय खोलेंगे ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। झारखंड में 2, तमिलनाडु में 2, त्रिपुरा में 2, दिल्ली में 1 केंद्रीय विद्यालय ओपन होगा। उसी के साथ ही अरुणाचल प्रदेश में 1, असम में 1, केरल में 1 और राजस्थान में सबसे ज्यादा 9, जम्मू कश्मीर में 13 और मध्य प्रदेश में 11 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। तो कहां कहां कितने केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। यानी कि पूरे देश की बात करें, भारत देश की, तो दक्षिण भारत से लेकर अलग अलग जगह पे देखिए। राजस्थान में जैसा हम बताए थे, महुआ के दौसा जिला की महुआ में, राजसमंद के भीम में आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा। उसके बाद नागौर जिले के मेड़ता सिटी में यहां पर केंद्रीय विद्यालय खुलेगा। फिर उसके बाद करौली के हिंडौन सिटी में, यानी करौली जिले के हिंडौन सिटी में यहां पर केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा। श्रीगंगानगर जिले के बीएसएफ श्रीकरणपुर में भी आपको दिखाई पड़ेगा। श्रीगंगानगर जिले के सतराना में भी यहां पर भी आपको पता चलेगा कि यहां पर भी केंद्रीय विद्यालय खुलेगा। अब आपको हम बता रहे हैं कि राजस्थान में कहां नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। जैसा हमने बताया, दौसा जिले के महुआ में, फिर उसके बाद राजसमंद भीम में, और वहीं केंद्र सरकार नए नवोदय विद्यालय भी खोलने जा रही है। नए नवोदय विद्यालय कहां कहां किस राज्य में कितने नए विद्यालय होंगे वो आपको बताते हैं। सबसे पहले असम में 6, मणिपुर में 3, उसके बाद आइए बंगाल में 2, कर्नाटक में 1, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में 1, यानी टोटल 21 कुल 21 नवोदय विद्यालय को मंजूरी मिली है। 21 नहीं, 29 माफ करेगा, 29 कुल नवोदय विद्यालय में यहां पर खोला जाएगा। मतलब नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ के साथ नॉर्थ, पूरे देश को कवर किया गया है नवोदय विद्यालय, जिसकी संख्या 28 बताई जा रही है जो नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। और चलिए इस बीच आपको बड़ी खबर भी बता रहे हैं। आज जोधपुर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। देर रात जोधपुर पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। देर रात वो जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे अमित शाह। और बीएसएफ का दरअसल स्थापना दिवस समारोह यहां पर मनाया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह आज देर रात पहुंचेंगे जोधपुर एयरपोर्ट पर, जहां उनका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद जो बीएसएफ का स्थापना दिवस समारोह है उसमें शिरकत करेंगे। सरदार पटेल की मूर्ति के अनावरण का भी इस दरमियान कार्यक्रम है। और 8 दिसंबर को बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस है, यानी कि कल। तो इसीलिए आज देर रात जोधपुर के एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां गृह मंत्री अमित शाह को इनवाइट किया जाएगा और उसके बाद उनके भव्य तरीके से उनकी वेलकमिंग की जाएगी। ये भी बता दें कि बीएसएफ के 60वें स्थापना दिवस के मौके पर रविवार को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में डॉग स्क्वाड शो विशेष आकर्षण का केंद्र रहने वाला है, जिसके लिए पहले से तैयारियां की जा रही हैं। इस शो में आज तक विदेशी नस्ल के श्वान जो कि बीएसएफ का हिस्सा होते हैं, उनका ही शो आयोजित होता आया है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार मन की बात कार्यक्रम के दौरान इस बात का जिक्र किया था
कि पुलिस, बीएसएफ और सेना में विदेशी नस्ल के श्वान के साथ साथ देसी नस्ल के श्वान की एक टुकड़ी भी तैयारी करने की संभावनाओं की तलाश की जानी चाहिए। पीएम मोदी ने यह कहे जाने के बाद से इस तरह के प्रयास प्रारंभ हुए और बीएसएफ आगामी रविवार को यानी कि कल आयोजित होने वाले कार्यक्रम के दौरान इसे धरातल पर दिखाएगी भी, आपको देखने को भी मिलेगा। ऐसे में हमारे संवाददाता चंद्रशेखर व्यास ने सीमा सुरक्षा बल के आईजी एमएल गर्ग से खास बात की है, वो आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर क्षेत्र में स्वदेशी अपनाओ का नारा लगाते हैं और इसको कहीं ना कहीं धरातल पर उतारते आए हैं। अगर बात करें सीमा सुरक्षा बल की, तो डॉग स्क्वाड जो है पहले जर्मन शेफर्ड और अन्य विदेशी जो डॉग थे वो इस टीम का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में एक बार यह अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि इस स्क्वाड में देसी डॉग को भी जो है सम्मिलित किया जाए। इसको जो है बीएसएफ ने धरातल पर उतारा है। हमारे साथ आईजी बीएसएफ एमएल गर्ग साहब है। सर, किस तरह से आपने उसको सकारात्मक लेकर जो है इस काम को आगे बढ़ाया? हमारा जो नेशनल डॉग ट्रेनिंग सेंटर है टेकनपुर में, ग्वालियर में, वहाँ पे हमारे जो ऑफिसर्स हैं, वेटनरी के ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और ट्रेनर्स हैं, उन लोगों ने भारतीय ब्रीड्स को, जिसमें रामपुर हाउंड है, मडोल हाउंड है, 2-3 किस्म की जो हमारी भारतीय ब्रीड्स हैं, उनको पहली बार उनको ट्रेन करके उनसे सारे काम कर रहा है, जिसमें स्निफर भी है, जिसमें अटैक डॉग्स भी हैं, तमाम किस्म के ऑपरेशन से करवाए, जो कि अभी तक असंभव समझा जा रहा था, लेकिन बीएसएफ ने ये कर दिखाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब सोचा तो जरूर उसमें कुछ उनके दिमाग में रहा होगा और उस चीज़ को ग्राउंड पे करके दिखाया और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी इसके हमारे अलग अलग जगहों पे हमने इसके सेंटर्स खोले हैं, जैसे बीकानेर में हमारा एक सेंटर है, तो वहाँ पे हम इनको ब्रीडिंग भी कर रहे हैं और ट्रेन भी कर रहे हैं। सर, हमने देखा था 18 फीट हाइट पे जो है जो अपना देसी श्वान है वो चढ़ रहा है, अटैक करके जो आतंकवादियों को पकड़ने का भी काम कर रहा है। तो इससे पहले इस तरह से नहीं देखा गया था पहले, तो ये इसको लेकर क्या क्या प्रयास किए गए और कितनी सफलता जो आप इसमें मानते हैं कि ये कितने सफल हो पाएंगे ये ब्रीड? ये निश्चित रूप से सफल होगा। इसी सारा कुछ ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है और एक धारणा बन जाती है कि वो विदेशी ब्रीड्स बहुत अच्छी होंगी, ऐसा है नहीं। हमारी जो इंडिजीनियस ब्रीड्स जो भी है, चाहे वो डॉग्स की हो या बाकी किसी एनिमल्स की हो, निश्चित रूप से यहाँ के एटमॉस्फेयर में, यहाँ के क्लाइमेट में बेहतर होंगी और ज़रूरत है उनको आइडेंटिफाई करने की और उनको उस तरह का माहौल देकर ट्रेन करने की। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर।